अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट ईटा एमसीक्यूज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और आपके साथ वो है इम्यूनिटी चैप्टर। ये आप लोगों के साथ फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 होगा वो जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लिहाजा आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 इंपॉर्टेंट ईटा एमसीक्यूज फ्रॉम द इम्यूनिटी चैप्टर। ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर और भी आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। लिहाजा एक एक पॉइंट को आप लोग बड़े गौर से सुनिए। सो लेट्स स्टार्ट ईटा एमसीक्यूज ऑफ इम्यूनिटी चैप्टर। एमसीक्यूज नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक सिम्टम। एमसीक्यूज में ये है कि कौन सा चीज है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जी काज होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप पहले ऑप्शन सुने। ऑप्शन ए आईजीई सेरोटोनिन, IgE and histamines, option C IgE and histamines, ऑप्शन डी IgD and histamines। इसमें ये जो IgE यूज हुआ है और IgD तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज है और बाकी ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन ये सारे आपके साथ केमिकल्स है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन खास होते हैं, तो एक पॉइंट आप लोग जहन में याद रखें। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज नंबर 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जिसके सरफेस के ऊपर IgE एंटीबॉडी कोटेड अटैच होती है। उसमें एक मास्ट सेल है और दूसरा आपके साथ बेसिफिल है। ऑलरेडी आप लोगों ने सुना है ना कि जब भी हमारे बॉडी में एलर्जन काज हो जाते हैं तो ये हमारे बॉडी में एलर्जी काज करती है, क्योंकि जब एलर्जन कोई भी आप लोग ले ले, डस्ट ले ले, पोलन आप लोग ले लिया, इसके अलावा कोई भी आप लोग ले ले, पोलन जब भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो IgE एंटीबॉडी के साथ वो पोलन या वो डस्ट या वो एलर्जन जो है वो बाइंड हो जाता है। और ये IgE एंटीबॉडी जो सरफेस ऑफ मास्ट सेल या बेसिफिल अटैच होता है तो ये एज अ रिसेप्टर का रोल अदा करता है। ये उस व्हाइट ब्लड सेल को एक सिग्नल देता है कि आप रिलीज करें हिस्टामिन केमिकल। तो IgE एंटीबॉडी की वजह से जो मास्ट सेल या बेसिफिल्स होता है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और इस ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत मिकदार में हिस्टामिन केमिकल्स होते हैं। तो वो बेसिफिल और वो मास्ट सेल जब हिस्टामिन केमिकल को रिलीज कर देता है तो अ लॉट ऑफ सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन केमिकल हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जो है वो खास हो जाता है। तो इट मींस कि इसका जो राइट कॉम्बिनेशन है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक IgE एंटीबॉडी है और जो आपके साथ केमिकल है दैट इज कॉल्ड हिस्टामिन। जब भी हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन यूज करते हैं तो वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे बॉडी में हिस्टामिन की जो सिक्रीशन है ताकि वो कम हो जाए, ताकि थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले और जो हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक सिम्टम्स है उसमें थोड़ा सा हमारी कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो सके। एमसीक्यूज नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं जी। व्हिच वन इज माइक्रोफेज। इसमें कौन सा व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम माइक्रोफेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट, सी बी लिम्फोसाइट एंड डी न्यूट्रोफिल। अच्छा, आप लोगों ने मैक्रोफेज के बारे में तो सुना होगा लेकिन आप लोगों ने माइक्रोफेज के बारे में नहीं सुना होगा। तो इसका आंसर से पहले ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है, तो आप लोग बड़े गौर से सुनिए। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि इम्यून सिस्टम को हम 3 लाइन में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं वो ज्यादातर फेगोसाइट्स होते हैं। और फेगोसाइट्स इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये जर्म्स की किलिंग करते हैं फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी के जरिए से, जिसके अंदर एक न्यूट्रोफिल आता है और दूसरा मैक्रोफेज आता है। तो मैक्रोफेज तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन न्यूट्रोफिल भी तो आपके साथ फेगोसाइटोस करता है जर्म्स को, वो भी आपके साथ एक फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल है। लेकिन चूंकि मैक्रोफेज से न्यूट्रोफिल की साइज जो है वो कम होती है तो न्यूट्रोफिल भी ईटर ऑफ जर्म्स है। लेकिन चूंकि मैक्रो मीन जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है ना कि मैक्रोफेज इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल भी ईटर है लेकिन चूंकि उनकी साइज कम है लिहाजा न्यूट्रोफिल को हम माइक्रोफेज भी कहते हैं। तो ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो आता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूट्रोफिल। फिर है जी एमसीक्यूज नंबर 3, एंटीपायरेटिक्स डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एंडोजीनियस पायरोजीन कॉल्ड डैश। इसका मतलब यह है कि जब हम यूज करते हैं एक मेडिकेशन जिसका नाम है एंटीपायरेटिक्स, जिसको एंटी फीवर भी हम कहते हैं, जिससे आप लोगों का टेंपरेचर या फीवर जो है वो कम होता है। तो जब आप लोग एंटीपायरेटिक्स यूज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस पायरोजीन्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अभी ऑप्शन नंबर ए जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी है LPS टॉक्सिन जिसको लिपोपोलीसेकेराइड टॉक्सिन भी हम कहते हैं, सी इट इंडोटॉक्सिन एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। अभी बहुत ज्यादा लोग यहां पर ये करते हैं कि वो जाते हैं और डी ऑप्शन को टिक मारते हैं। उसका वजह यह है कि यहां पे टर्म यूज हुआ है पायरोजन।
और आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड लाइन में फीवर में कि जो सब्सटेंसेस फीवर या पायरिक्स या काज करते हैं उसको हम पायरोजेंस कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस टॉपिक में गौर से नहीं देखा है कि पायरोजेंस के दो टाइप्स होते हैं, इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस उसे कहते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडोजीनियस पायरोजिन। और जो पायरोजिन माइक्रोबियल ओरिजिनेटेड होता है, जिसको जरासीम जैसे कि मोल्ड्स, फंगस, बैक्टीरिया सिक्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस पायरोजिन। तो यहां पर पूछा गया है इंडोजीनियस पायरोजिन्स के बारे में, तो हमने इसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो बेसिकली रिलीज करते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और वो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि व्हाइट ब्लड सेल रिलीज करते हैं एक एंडोजीनियस पायरोजिन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। बाकी एलपीएस एक लेयर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सलवाल होता है उसके ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन अटैच होता है जिसको एलपीएस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो एलपीएस जब ब्रेक डाउन होता है तो उनसे एक टॉक्सिन बनता है जिसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। तो ये दोनों वर्ड्स एक ही चीज है, लेकिन बेसिकली ये टॉक्सिन जो एक्ट्स करता है एज ए एक्सोजीनियस पायरोजिन बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया। तो यहां पर पूछा गया है रिगार्डिंग एंडोजीनियस पायरोजिन, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस टेट्रापोलीपेप्टाइड दैट बाइंड टू द एंटीजन? वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कहते हैं कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेल है जो आपके साथ एक ऐसा टेट्रापोलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाता है जो एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है? ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि एंटीबॉडी, बिकॉज एंटीबॉडी के अंदर 4 चेन होते हैं, तो एंटीबॉडी हमारे साथ टेट्रापोलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं और एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को एंटीजन के साथ अटैच करता है। तो अभी आप लोगों ने यहां पर एंटीबॉडी ऑप्शन को सर्च नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सर्च करना है कि वो कौन सा सेल्स है जो आपके साथ एंटीबॉडी पैदा करती है। सो ऑप्शन नंबर ए मैक्रोफेजेस, ऑप्शन बी टी सेल, सी बी सेल या डी रेड ब्लड सेल। तो आप सबको पता है कि द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आर बी सेल्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो है सी। फिर एमसीक्यूज नंबर 5, इफ विरियंस आर डिस्ट्रॉयड इनसाइड द सेल इट शोज डैश। इसका मतलब यह है कि अगर एक सेल के अंदर विरियंस है और वो विरियन सेल के अंदर अगर खत्म हो जाते हैं तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी कहते हैं? ऑप्शन ए सेल लाइसिस, बी इज एपोप्टोसिस, सी इज बोथ एंड डी इज नन। तो पहले तो ये चीज आप लोगों ने समझना है कि विरियन क्या चीज है। मैच्योर और इन्फेक्शियस वायरस को हम विरियंस कहते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। तो इट मीन कि अगर एक सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उसके अंदर वायरस ने आप बहुत ज्यादा औलाद ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए हैं और उस वायरस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर अगर कोई व्हाइट ब्लड सेल अटैक करे और वो उसी सेल के अंदर सारे वायरसेस को खत्म करे तो याद रखिए इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन हम सेल लाइसिस उस सूरत में कहेंगे अगर वायरस खुद उस सेल को लाइस करे, अगर ये वायरस खुद उस सेल को लाइस करे तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? सेल लाइसिस। लेकिन यहां पर बेसिकली वायरसेस की सेल लाइसिस के बारे में नहीं पूछा गया है बल्कि सेल के अंदर विरियन या वायरसेस की डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपके साथ बी है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। अच्छा बढ़ते हैं जी एमसीक्यू 6 की तरफ। वैक्सीन इज डैश। जाहिर बात है वैक्सीन जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनाइजेशन का रोल अदा करते हैं। वैक्सीन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। तो वैक्सीन बेसिकली है क्या चीज? बहुत ट्रिकी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने। आप लोग देखिए इस ऑप्शन में डियर स्टूडेंट नेचुरल टर्म यूज हुआ है और साथ आर्टिफिशियल टर्म यूज हुआ है और कहीं पर एक्टिव यूज हुआ है कहीं पर पैसिव यूज हुआ है। तो ये चीज आप लोगों ने पहले समझना है। जहां पर एक्टिव टर्म यूज हुआ है तो यहां पर एक्टिव का मतलब यह है कि अगर एक पर्सन की बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे तो यहां पर हम टर्म एक्टिव इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक पर्सन जो है वो रेडीमेड एक्सटर्नल सोर्सेज से एंटीबॉडीज लेता है और वो खुद उसके बॉडी के अपने प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज नहीं होते हैं तो फिर ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। जैसे कि
वैक्सीन जब हम यूज करते हैं तो हमारे बॉडी खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, तो ये तो आपके साथ एक्टिव इम्यूनिटी है। या अगर एक बच्चा है वो माँ का दूध लेता है तो दूध के अंदर IgA एंटीबॉडी होती है, तो ये तो बेसिकली उसके अपने प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज नहीं होते बल्कि वो तो मदर मिल्क से ले रहा होता है, तो ये आपके साथ पैसिव इम्यूनिटी है। तो इतना तो आप लोगों को ज़हन आ रहा होगा ना कि जो वैक्सीन है तो ये बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है, ये पैसिव इम्यूनिटी आपके साथ ये नहीं। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि ए और सी ऐसे ऑप्शन है जिसमें एक्टिव यूज हुआ है, लेकिन ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है? तो जाहिर बात है वैक्सीन के लिए तो बंदा नेचुरली एक्सपोज नहीं होते बल्कि वो तो हम आर्टिफिशियली लेते हैं, वो तो हम इंटेंशनली जानबूझकर और अपनी मर्जी से इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनवाते हैं। तो इट मीन के जो वैक्सीन है ये आपके साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बढ़ते हैं जी MCQs नंबर 7 की तरफ। वैक्सीन स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम टू डेवलप डैश। वैक्सीन जब इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करे तो वो क्या चीज बनाता है? तो यहां पर थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार नन, बिकॉज लोगों के जहन में ये आएगा कि यार जो वैक्सीन होते हैं वो तो हमारे साथ एंटीबॉडीज बनाते हैं, यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जाहिर बात है एंटीबॉडीज बेसिकली क्या चीज है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो उस सूरत में आप लोगों ने जो राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो आपके साथ क्या है? प्रोटीन, बिकॉज एंटीबॉडीज ना तो लिपिड होते हैं ना आपके साथ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो एंटीबॉडीज आर बेसिकली टेट्रापोली पेप्टाइड चेन जो आपके साथ प्रोटीन है। तो वैक्सीन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम से प्रोटीन बनवाते हैं और वो आपके साथ एंटीबॉडीज है। तो राइट ऑप्शन इसके अंदर सी आता है। बढ़ते हैं जी MCQs 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ये बहुत ट्रिकी MCQs है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है? तो पहले तो आपने समझना है कि हम इम्यून सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिए जो पहली दो लाइन है, फर्स्ट और सेकंड लाइन, ये इनेट इम्यूनिटी है और जो थर्ड लाइन है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और ऑलरेडी आपको इस चीज का इल्म होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी कहता है, ये स्पेसिफिक है, ये आपके साथ नॉन स्पेसिफिक नहीं है। तो अभी आप इस चीज को जहन में याद रखें, ऑप्शन को थोड़ा सा रीड करें। ऑप्शन नंबर ए non-specific, option B include phagocytes, option C that is called non-specific lymphocytes, and option number D is all of these। तो मेरी बात को बड़े गौर से सुने, ऑप्शन नंबर A is non-specific ये भी गलत है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो दो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं T और B lymphocytes, वो दोनों स्पेसिफिक इन नेचर है, तो ये भी आपके साथ गलत है। ऑप्शन B include phagocytes जिसके अंदर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स है, ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल फेगोसाइट्स है, वो तो सेकंड लाइन के अंदर आता है, वो तो थर्ड लाइन के अंदर नहीं आता है। तो बी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए गलत है। सी इज इंक्लूड नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। अब यहां पर बंदा दो का कहा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहां पर तो लिम्फोसाइट टर्म यूज हुआ है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर टी और बी सेल्स आता है, वो तो लिम्फोसाइट्स है, लेकिन वो स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इन नेचर है। यहां पर क्या है? नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। तो ये भी गलत है। इट मीन के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जो पहले तीन ऑप्शंस है ये तीनों ट्रू नहीं है, सारे के सारे गलत है। तो यहां पर डी में हम सिलेक्ट करते हैं ऑल, ये वाला ऑप्शन की, ये सारे के तीनों ऑप्शन ये ट्रू नहीं है, ऑल आर नॉट ट्रू फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बढ़ते हैं जी सेकंड लास्ट MCQs नंबर 9, व्हिच इज नॉन स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट्स। इसमें से कौन सा ल्यूकोसाइट नॉन स्पेसिफिक है? तो पहले ये जानिए कि ल्यूकोसाइट्स हम जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। तो आपने ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि कौन सा व्हाइट ब्लड सेल नॉन स्पेसिफिक है। ऑप्शन ए फेगोसाइट्स जिसके अंदर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स, एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल नाम से जाहिर है, एपिडर्मल जो बेसिकली आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, और स्किन बेसिकली आपके साथ एक फिजिकल बैरियर है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता है। इसी एपिडर्मस के अंदर मौजूद जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जिसको एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। और थर्ड इज एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स या बोथ ए एंड बी। सो पहले दो व्हाइट ब्लड सेल बड़े गौर से देखिए, फेगोसाइट और एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स, ये दोनों आपके साथ क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि फेगोसाइट बिलोंग टू द सेकंड लाइन एंड दिस व्हाइट ब्लड सेल एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल ये आपके साथ बिलोंग करता है फर्स्ट लाइन के साथ। पहले दो लाइन तो आपके साथ नॉन स्पेसिफिक है। बाकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल ये बी सेल है, बी सेल स्पेसिफिक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन से ल्यूकोसाइट्स, कौन से व्हाइट ब्लड सेल नॉन स्पेसिफिक है, तो पहले दो है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, बोथ ए एंड बी।
बढ़ते ही जी आखिरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, अगर एक बंदा जो है वो नेचुरली एक्सपोज हो जाए और उसकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज हो जाए और उसी इंफेक्शन के रिस्पॉन्स में उसका वजूद, उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनवाए, तो ये कौन सा इम्यूनिटी है? तो ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर इंफेक्शन में तो बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनवाते हैं ना, तो मतलब ये तो एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन हम तो नेचुरली एक्सपोज होते हैं इंफेक्शन के लिए। तो बेसिकली इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये बेसिकली पार्ट 1 है। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।